जय श्री राम दोस्तों, मैं टिक्कमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं के आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोह युगीन सभ्यताएं। आज अपनी लोह युगीन सभ्यताओं में एक नया टॉपिक होगा, वो होगा सुनारी की सभ्यता। सुनारी जो कि आज के राजस्थान जो राज्य है उसके झुंझुनू जिला है, वहां पर ये क्या पड़ती है, यह स्थल पड़ता है। यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। चूंकि लोह युगीन स्थल है तो इस यहाँ पर मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण कालीन स्थलों के साथ साथ पीजीडब्ल्यू मर्दभांड के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ से लोह युगीन सभ्यता से संबंधित लोहा निर्मित करने वाली भट्टियों के प्रमाण भी यहाँ पर देखे गए हैं। अब उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सोनारी की सभ्यता में यहाँ से क्या क्या जानकारी अपन को मिलती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज अपना नया टॉपिक होगा सुनारी की सभ्यता। पहली बात तो ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, खेतड़ी नामक स्थान झुंझुनू में आपकी सोनारी की सभ्यता मौजूद है। ठीक है, सोनारी नामक स्थान पर स्थित होने के कारण यह स्थल सोनारी की सभ्यता कहलाई। ठीक है, नदी कौन सी होगी, चूंकि आपको पता है कि यहां पर एक नदी बहती है, तो केवल कांतवाली नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, कांतवाली नदी। ठीक है, मैंने पहले भी जिक्र किया अपन ने यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता में, चूंकि गणेश्वर सभ्यता भी किस नदी किनारे विकसित हुई थी, इसी कांतवाली नदी किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, यहां पर उत्खनन 1980-81 में किसने किया, राजस्थान पुरातत्व विभाग। किसके द्वारा यहां पर उत्खनन किया गया, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा यहां पर 1981-81 में उत्खनन किया गया और एक लोह युगीन सभ्यता यहां पर क्या आई, अस्तित्व में आई। ठीक है, चूंकि मैं कातली नदी की बात कर रहा हूं तो कातली नदी को जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में तोरवटी के नाम से भी जाना जाता है और ये आपकी खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर थोड़ा सीकर झुंझुनू में बहती हुई उत्तर में चूरू की सीमा में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस कातली नदी की शुष्क घाटी में ही इन कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ है, जिनमें से एक आपकी गणेश्वर सभ्यता है तो दूसरी आपकी सुनारी सभ्यता है। अब यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता में अंतर क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है ये दोनों स्थल ही कहां पर स्थित है, ताम्र, जहां पर तांबा उत्खनन किया जाता है उस क्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है, मैंने आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है और सुनारी, ये दोनों स्थल वहां पर मौजूद है जहां पर ताम्र मौजूद है, लेकिन केवल तांबे के प्रमाण कहां से दिखाई देते हैं, केवल गणेश्वर से। सुनारी से तांबा नहीं मिलता। ये कैसी सभ्यता है, लोह युगीन है। ये महत्वपूर्ण है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सोनारी की सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में है तो यहां से तांबे के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं मिले। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, गणेश्वर सभ्यता और खेतड़ी झुंझुनू खूब तांबो निकल जाओ। ठीक है, तो सुनारी भी झुंझुनू तो तांबो बिल्कुल मिले हो लो। और एग्जामिनर पहला ऑप्शन में यही देता है कि सुनारी झुंझुनू से जो सुनारी की सभ्यता है उस स्थल से ताम्र प्रमाण मिले हैं, अगर वगैरह ताम्री औजार मिले हैं, इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस देगा, उसमें आप यहां पर फंस जाओगे। इसलिए जरूर ध्यान रखना, गणेश्वर ताम्र युगीन स्थल है, लेकिन सुनारी कैसा स्थल है, लोह युगीन स्थल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर उत्खनन का कार्य राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। यह कैसा स्थल है, यह लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। और यहां से क्या प्रमाण मिले हैं, तो ध्यान रखना, पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, आपको पता होगा पीजीडब्ल्यू जो आपका उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल से संबंधित मृदभांड वो मिला है। इसके अलावा यहां से मौर्य काल, शुंग काल
और कुषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है सुनारी से निम्न में से किन चीजों के प्रमाण मिले हैं, तो पीजीडब्ल्यू, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना आजकल 5 ऑप्शन और आने लग गया है अनुत्तरित आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये चारों यहां से प्रमाण मिलते हैं। पीजीडब्ल्यू जो कि आपके वैदिक कालीन है, यानी उत्तर वैदिक कालीन मर्दभांड है। मौर्य काल से संबंधित भी यहाँ पर कृष्ण मार्जित मर्दभांड मिले हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। शुंग कालीन पर प्रमाण मिले हैं और कुषाण कालीन यहां से प्रमाण मिले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो। आप ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है यहां पर कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि दोनों स्थल झुंझुनू में है, सुनारी आपका और आपका कौन सा गणेश्वर। तो बच्चे ताम्र समझ के, खेतड़ी से तांबा खूब निकलता है, तो तांबा समझ के तांबा। तो ये ध्यान रखना, ये लोह स्थल है और आपका गणेश्वर ताम्र स्थल है, इतना सा ध्यान रखना। बाकी ये प्रमाण है। खोजबीन किसने की? कातला नदी के किनारे, सुनारी झुंझुनू में है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, तो ये तो आपका सोनारी का इंट्रोडक्शन। अब ये जेट पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि सोनारी लोहे युगीन स्थल है और आपका गणेश्वर ताम्र युगीन स्थल। इतना सा आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। और यहां से क्या प्रमाण मिले हैं उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पीजीडब्ल्यू की। किसके? पीजीडब्ल्यू यानी पेंट्रेट ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर, या जिसको स्लेट रंग भी बोलते हैं, धूसर रंग के मृदभांड। ठीक है, धूसर रंग को फिर मैं बता देता हूं, इसको स्लेटी रंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्लेटी यानी राख के रंग का, स्लेट के रंग का। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले पढ़ाई है, लोहे सभ्यता में अपन ने पीजीडब्ल्यू की खूब बात की है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने जोधपुरा में, जो कि जोधपुरा स्थल अपन ने पहले पढ़ा था जब अपन ने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी, तो अपन ने साथ में देखा कि पीजीडब्ल्यू संबंधित यहां से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां चीज जरूर ध्यान रखना। पहली बात तो पीजीडब्ल्यू कहां से मिलता है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया आपको, फिर मैं एक बार बता रहा हूं। पीजीडब्ल्यू मिलता है आपका नौह से। पहले तो एक तो सोनारी से तो मिलता है। ठीक है, सोनारी झुंझुनू। ठीक है, और इसके अलावा कहां से मिलता है आपका पीजीडब्ल्यू? नौहे से मिलता है। नौहे कहां? भरतपुर। ठीक है, इसके अलावा नौहे के अलावा ये कहां से मिलता है? विराटनगर। और विराटनगर कहां है? जयपुर। इसके अलावा ये कहां से मिलता है? जोधपुरा। और जोधपुरा कहां है? जयपुर। मैं फिर बता रहा हूं, ये चारों स्थल पीजीडब्ल्यू से संबंधित है। तो आपको एग्जामिनर सीधा ही क्वेश्चन कर सकता है, राजस्थान की वे कौन सी स्थल है जहां से चित्रित धूसर रंग के मर्दभांड की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? तो ये चारों स्थल याद होने चाहिए। आज जो अपना स्थल है वो पढ़ रहे हैं अपन, सोनारी झुंझुनू। नौहे अपन ने पढ़ लिया, विराटनगर अपन ने पढ़ लिया, जोधपुरा एक दो अगली क्लासों में आ जाएगा अपना। सोनारी से यहां पर क्या मिले हैं? पीजीडब्ल्यू प्रमाण मर्दभांड मिले हैं। और मैंने पहले बताया जो पीजीडब्ल्यू मर्दभांड है, ये है मर्दभांड। किस काल से? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल या महाकाव्य काल का मृतभांड है। तो आपसे ये पूछ सकता है पीजीडब्ल्यू किस कालखंड से संबंधित है? तो उत्तर वैदिक काल या महाकाव्य काल बोल दो, या अपन बोल दो महाभारत काल से संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात, इसे आदि आर्य संस्कृति का, इसे आदि आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मृतभांड कहा जाता है। किसका? आदि आर्य संस्कृति का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि मृतभांड। अब आर्य संस्कृति किसे कहते हैं? तो वैदिक संस्कृति का ही दूसरा नाम क्या है? आर्य संस्कृति है।
उन्हें आर्यंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आदि आर्य संस्कृति का क्या है, प्रतिनिधि मर्तभांड है, यानी ये मर्तभांड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था इस संस्कृति में। ठीक है, इसलिए इसे प्रतिनिधि मर्तभांड माना गया है। दूसरी बात, इस मर्तभांड पर काले रंग से चित्र किए गए हैं। इन मर्तभांडों पर पहले पढ़ाया है आपको मैंने, काले रंग से चित्रण किया गया है। किस रंग से, काले रंग से चित्रण किया गया है। ठीक है, अब इतना सा जरूर ध्यान रखना, चित्रों में क्या दिखाई देता है, तो ज्योमेट्रिकल आकृतियां और स्वास्तिक, यानी जिसको अपन साट्य कहते हैं राजस्थानी भाषा में, साट्य। जब भी जितने भी शुभ मुहूर्त होते हैं या कुछ भी शुभ कार्य किए जाते हैं, चाहे वो किससे भी संबंधित हो, तो सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह का अंकन किया जाता ही है। चाहे अगर मंदिर स्थापना हो, चाहे कुछ और हो, जैसे आपने अभी हाल ही में सुना है कि भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति की, वो कर दी गई है। अब उसमें अपन ने अखबार में आपने पढ़ा होगा, अखबार में साफ साफ उस मूर्ति में दिया गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतारों के साथ साथ ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा शंख, चक्र, गरुड़, सूर्य, ठीक है, विभिन्न प्रकार के इन देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी आकृतियों के साथ साथ स्वास्तिक चिन्ह का अंकन किया गया था। अब यह स्वास्तिक का चिन्ह अंकन क्यों किया गया था, क्योंकि यह आदि आर्य संस्कृति का आधार व मूल चिन्ह माना जाता है और यह सबसे शुभ चिन्ह है, क्योंकि ये चारों दिशाओं को संबोधित करता है और चारों दिशाओं की संस्कृतियों क्या करता है, सुशोभित करता है। क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये चारों दिशाओं को क्या करता है, इंडिकेट करता है और चारों दिशाओं को सुशोभित करता है। इसलिए ये चिन्ह शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में कोई भी काम हो, पूरे भारत में इस चिन्ह का अंकन जरूर किया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इतना जरूर है। ठीक है, अपने यहाँ पर साट्या कहते हैं, तो कुछ जगह स्वास्तिक कहते हैं, तो कुछ जगह अलग अलग और भी नाम पुकारते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो चित्रित रंग के दूसरे मर्तभांड की संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे बढ़े। यस, अब देखिए यहां से मिलने वाले कुछ और प्रमाणों के बारे में जिक्र करते हैं आज। अब यहां पर बात करेंगे अपन यहां से प्राप्त हुई लोहे भट्टियों के बारे में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे प्राचीनतम लोहे भट्टियां यहीं से मिली। अब लोहा भट्टियां क्या है, तो लोहा निर्मित करने की भट्टियां। ठीक है, तो पॉइंट होगा अपना लोहे भट्टियां। ठीक है, तो देखिए सोनारी झुंझुनू से क्या हुआ है कि यहां से पूरे भारत की प्राचीनतम लोहे भट्टियां मिली है, जिनमें अपन मुख्य दो प्रकार से देख सकते हैं उनको, एक तो धमन भट्टी और एक धोकनी भट्टी। धमन भट्टी में क्या किया जाता था कि धमन भट्टी में लोहे जो अयस्क हुआ करता था, लोहा अयस्क, उससे लोहे को अलग किया जाता था। ठीक है, लोहा धातु प्राप्त कर ली जाती थी। फिर एक अलग प्रकार की और भट्टी हुआ करती थी जिसको धमन भट्टी कहते थे। उसमें क्या किया जाता था, उसमें लोहे उपकरण तैयार किए जाते थे। उसमें धमन भट्टी में धमन का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसके तापक्रम को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ये काम उपड़ों के माध्यम से किया जाता था। किसके माध्यम से, उपड़े डालकर क्या बनाए जाते थे, लोहे को गर्म किया जाता था और लोहे को पिघलाया जाता था, फिर इससे क्या बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर जिक्र करने वाले। कुछ इसी प्रकार की भट्टियां जोधपुरा से भी मिली है, इतनी सी जरूर ध्यान रखना। तो लोहा भट्टियां, तो लोहा भट्टियां सुनारी से लोहे युग की भारत में, सुनारी से भारत में लोहे युग की प्राचीनतम लोहे भट्टियां प्राप्त हुई है, जिनसे लोहा निर्मित किया जाता था।
ठीक है, तो यहां से भारत में लोहे युगीन प्राचीनतम क्या मिली है, लोहे भट्टियां मिली है लोह उपकरण बनाने की। ठीक बात है। फर्स्ट पॉइंट तो कहां से मिली है, तो ध्यान रखना कहां से मिली है बेटा जी, सुनारी से मिली है। दूसरा पॉइंट यहां पर, अब देखो यहां पर दो प्रकार की भट्टियां मिली, एक तो दोकनी भट्टी और एक धमन भट्टी। ठीक है, तो यहां से प्राप्त धमन भट्टी से लोह अयस्क से, देखो लोहा अयस्क, ध्यान रखना मैंने लोहा अयस्क क्यों लिखा है कि देखो ऐसे तो है नहीं कि लोहा आपको प्योर अवस्था में मिल जाएगा, शुद्ध अवस्था में लोहा नहीं मिलता है, उसके अयस्क होते हैं, उन अयस्क को क्या किया जाता है, कुछ विधियों द्वारा उनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, धमन भट्टियों का इस्तेमाल करके क्या किया, लोहा अयस्क से शुद्ध लोहा निकाला, लोहा अयस्क से लोहे धातु को शुद्ध करने के लिए इन भट्टियों का इस्तेमाल करते थे। उपयोग करते थे, और ध्यान रखना इनको चलाने के लिए उपलों का इस्तेमाल, उपयोग। उपले क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता है होगा, अगर राजस्थान के हो तो आपको उपले साफ साफ पता चल जाता है। उपले गोबर होता है अपना, उस गोबर की जो छाने करिंदे होते हैं उनको उपले कहते हैं। अब देखो इनको भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये उपले गोबर के होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, उपले वही जो चूरमा बाटी बनता है, और कोई उपले नहीं बात करो, उपले है जिससे चूरमा बाटी बनता है। दाल राजस्थान में बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा और जय भारत का सूरमा। ठीक है, हाँ, तो ये उपले, उनसे इस दमन भट्टी को परत चलाया जाता था, और लोहे अयस्क को से क्या किया जाता था, लोहे धातु को निकाला जाता था। ठीक है, क्या निकाली जाती थी, लोहे अयस्क को शुद्ध करके धातु निकाली जाती थी, इसमें इन धमन भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, धोकनी भट्टियों का, अब दूसरी प्रकार की भट्टियां कौन सी थी, धोकनी भट्टियां। तो यहां से धोकनी लगाने की भट्टियां मिली है, क्या लगाने की, धोकनी लगाने की भट्टियां मिली है, जिनसे लोहा धातु से, वहां से तो लोहा अयस्क को शुद्ध करके लोहा धातु निकाली गई। अब इस लोहा धातु से लोहे उपकरण बनाते थे, लोह उपकरण बनाते थे। ठीक है, इसमें धमन का इस्तेमाल उपयोग तापमान को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। पर टेम्परेचर है भाई, ज्यादा नहीं हो जाए टेम्परेचर, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया था, धोकनी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक बात है, और यह काम भी किसके द्वारा होता था, उपड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, उपड़ों के द्वारा होता था। ठीक है, इस प्रकार की भट्टियां और कहां से मिली है, तो ध्यान रखना जोधपुरा से मिली है। कहां से, जोधपुरा, जोधपुरा कहां है बेटा जी, जयपुर। ठीक बात है, जोधपुरा से भी इस प्रकार की भट्टियां मिली हैं। तो लोहे युगीन भट्टियां यहां से मिली है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोनारी से फिर देख लेना, सोनारी से भारत की लोहे युग की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है, जिनसे लोहा निर्मित किया जाता था। पहली प्रकार की जो भट्टी थी जिसको धमन भट्टी कहते हैं, उससे क्या किया जाता था, लोहे अयस्क को शुद्ध करके, लोहे अयस्क को, लोहा धातु को शुद्ध करके इन भट्टियों का उपयोग किया जाता था। और इनके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, इन भट्टियों को चलाने के लिए उपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहां से धोकने लगाने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे लोहे उपकरण बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, लोहे उपकरण। ठीक है, जो शुद्ध लोहा निकल जाता था उस धातु से लोहे उपकरण बनाते थे।
और इस धमन का उपयोग तापमान को कंट्रोल करने में या तापमान को नियमित करने में या उसको संतुलित करने में किया जाता था। इस प्रकार की भट्टियां और कहां से मिली है? जोधपुर जयपुर से मिली है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अब बात करते हैं, यहां से लोहे भट्टियां मिली हैं, तो यहां से सबसे विशिष्ट वस्तु एक लोहे का कटोरा मिला है, जो कि पूरे भारत में इसी स्तर से मिलने वाला एकमात्र प्रमाण है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि यहां से जो लोहा भट्टियां मिली है, लोह उपकरण बनाने का इस्तेमाल किया जाता था। ये दो प्रकार की मिली है, धमन भट्टियां, ढोकनी भट्टियां। और ढोकनी भट्टियों से जब लोहा बनाया जाता था, तो लोहा बनने के बाद कुछ उपकरण बनाए जाते थे, उपकरण से जो उपकरण हुआ करता था। तो यहां से सबसे महत्वपूर्ण है लोहे का प्याला। क्या मिला है? यहां से लोहे का प्याला मिला है। इस स्तर से पूरे भारत में, इस स्तर से पूरे भारत में मिलने वाला एकमात्र प्रमाण, यानी पूरे भारत में इस स्तर से लोहे का प्याला के एकमात्र प्रमाण कहां से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। कहां से? आपके सुनारी से। ठीक बात है। इसके अलावा यहां से और क्या प्रमाण मिले हैं? तो ध्यान रखना, यहां से मौर्यकालीन कृष्ण मार्जित मृतभांड भी मिले हैं। ठीक है, कृष्ण मार्जित मृतभांड। और क्या मिले यहां से? यहां से मिले हैं अनाज संग्रहण करने का कोठा। ठीक है, और यहां से एक वृहत भंडारण पात्र। क्या मिला है? यानी अनाज को इकट्ठा करने का एक बड़ा पात्र या मटका मिला, जिसे मूढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूढ़। ठीक है, मिला। और यहां से क्या मिला? यहां से मिला मात्र देवी की मूर्तियां। यहां से और क्या मिली? मात्र देवी की मूर्तियां। इसके अलावा यहां के विशिष्ट प्रमाणों में मणके व शंख की चूड़ियां, सॉरी मणके और शंख की चूड़ियां, और यहां के जो अनाज खरीदने का पड़े, तो यहां का प्रमुख खाद्य क्या था? ये जरूर ध्यान रख लेना। यहां का प्रमुख खाद्य चावल था। क्या था? चावल। ठीक है, और यहां से ये विशिष्ट जो मृतभांड है, ठीक है, मौर्यकालीन कृष्ण अपराजित मृतभांड, ठीक है, और अनाज संग्रहण करने का कोठा। कोठा का मतलब जानते हो? यानी पहले अपने क्या हुआ करते, जो कच्चे घर हुआ करते थे, उनमें अनाज इकट्ठा करने के लिए क्या कर लेते थे, कुछ मिट्टी से आकृतियां बना ली जाती थी बड़ी बड़ी, जिनमें अपन अनाज भी इकट्ठा करके रखते थे, अपना भोजन भी रखते थे। ठीक है, ओबरी या कोठी जिसको बोलते थे, उस प्रकार का अनाज का कोठा मिला है। यहाँ वृद्ध भंडारण पात्र यानी बड़ा मटका, जिसको अपन मूढ़ कहते हैं, वो भी यहां से मिला है। यहाँ पर से मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, और मनके व शंख की चूड़ियां से यहाँ पर मिलती है। कुछ यहां से मिलने वाले विशिष्ट प्रमाण है, और ये माना जाता है कि ये जो बस्ती थी, ये आदि आर्यों की बस्ती मानी जाती है। इस प्रकार ये आपकी जो सुनारी सभ्यता है, उससे संबंधित विशिष्ट प्रमाण जितने भी हैं वो पूरे हुए हैं। अब इसके बाद में जय श्री राम, खम्मा।